नमस्कार। पांचवा चरण आते आते बीजेपी और क्षत्रिय वोटरों के बीच तलवार और भी ज्यादा गहरी खिंच गई है। खाई और भी ज्यादा गहरी दिखाई देने लगी है। एक तरफ राजा भैया ने सपा का खुला समर्थन कर दिया है और दूसरी तरफ मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कह दिया है वो आपको सुनना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने स्वघोषित राजाओं के बारे में यानी कुंडा में ये बात कही है कि स्वघोषित राजाओं को सबक सिखाने का मौका आ गया है। मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर से। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं यूपी में बाबा के खिलाफ मोदी लॉबी साफ तौर पर खुले मंच से खड़ी हो गई है। कह रहे हैं सबक सिखाने का मौका आ गया है। देखिए, ये प्रज्ञा जी, मुझे लगता है ये सबक सिखाना कम और उकसाना ज्यादा है। ये जो लोग शांत बैठे हैं, जो थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, इलेक्शन निकल, ये उनको उकसा रहे हैं। अगर आप राजा भैया का एटीट्यूड देखें तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी का समर्थन नहीं करते और हमारी पार्टी चुनाव में नहीं है, इसलिए हमारे मतदाताओं का, हमारे समर्थकों का जहां मन करे वहां वोट डालें, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का भाषण देके या उनके एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, इस तरह का भाषण देके उनको उकसा रहे हैं कि आप जो है विपक्ष का समर्थन करिए, तभी तो वो करेंगे जब उनको एक बहाना मिलेगा। अब एक तो आपने आज देखा कि प्रतापगढ़ की एक रैली में ये केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके खिलाफ बोल रही हैं। दूसरा, आप ये समझिए कि अमित शाह जी राजा भैया को मनाने के लिए जो वहां के विनोद सोनकर हैं, जिनमें 36 का आंकड़ा है राजा भैया में, उनको भेजते हैं। और जो आज प्रतीक बन चुके हैं राजपूतों का, ठाकुरों का, विरोध का चेहरा बन चुके हैं संजीव बालियान, उनको भेजते हैं। तो क्या ये मनाने की बात है, क्या ये समझौता करने की बात है, या ये जख्मों पर नमक डालने की बात है? तो ये समझ से दूर है कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी रणनीति कर रही है। ये हमारी समझ से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है केपी मलिक सर, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखें, एक तरफ तो मोदी और शाह से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज हैं, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल इस तरह की खुली चुनौती दे रही हैं। ये तो आग में घी डालना कहलाएगा सर। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये उनको उकसा रहे हैं। और आप अगर देखेंगे, जो हमारे पास खबरें आई हैं कि कई सारी अखिलेश की रैलियों में राजा भैया के लोग उनकी पार्टी का झंडा लेके भी आए और उन्होंने राजा भैया के नारे भी लगाए। तो साफ जाहिर हो गया कि उनका समर्थन जो है समाजवादी पार्टी या गठबंधन के अगर कैंडिडेट कहीं कांग्रेस के हैं तो उनको मिल रहा है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि ये वैसे भी विरोध में जा रहे हैं तो इनको एक चुनौती दे दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये आत्मघाती कदम है एनडीए के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, 2 दिन पहले अभी हमने देखा कि अमेठी में ठाकुर समाज के लोग शपथ ले रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। उनका कहना यह है कि जब एक केंद्रीय मंत्री ने ठाकुर समाज की महिला का अपमान किया था, तो जो महिलाओं के नाम पे झंडा उठा के चलती हैं, सिलेंडर उठा के चलती हैं और हमेशा बुलंद रखती हैं आवाज महिलाओं के मामले पे,
तब उनका मुंह क्यों नहीं खुला? तो इसका विरोध करते हुए उन्होंने वहां शपथ ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर स्मृति ईरानी को हराने का काम करेंगे। तो ये इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही है और हम 5वें फेज में आ पहुंचे हैं। प्रज्ञा, अगर आप देखोगे, मैं पहले प्रथम चरण से इस बात को मुख्यतः कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजपूतों का, ठाकुरों का विरोध शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको इग्नोर कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या रणनीति देख रही है कि वो ठाकुरों को इग्नोर कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। अगर वो अपने कोर वोटर को समझाना नहीं चाहती, उसको मनाना नहीं चाहती, उल्टा उसको विरोध करने के लिए उकसा रही है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, कम से कम मेरी समझ से परे है ये। जी, सर, अगर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नेताओं से ही बीजेपी दो दो हाथ करेगी तो ये तो इस चुनाव के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कष्टकारी है सर। प्रज्ञा, देखिए, ये आपने देखा भी है कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, यहां से जो विरोध प्रदर्शन शुरू उत्तर प्रदेश से हुए थे, वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थे। वो राजस्थान में पहुंचे जहां पे ठाकुर बहुतायत में है, वो गुजरात तक पहुंचे। हाँ। इसके अलावा जहां भी आपको राजपूत और ठाकुरों की उपस्थिति है, वहां तक ये चीज पहुंच चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करना कोई दिखाना ही नहीं होता। विरोध तो आप जब ईवीएम का बटन दबाएंगे, असली विरोध तो वहां होगा। तो इस तरह का विरोध जो है वो हमें 4 तारीख को दिखेगा, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो ठाकुर समाज कितना नुकसान करने वाला है सर? क्या लगता है आप, कितना नुकसान करने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी का? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे, ये जो थोड़ा सा भारी भरकम समाज होता है या एक इस टाइप का समाज होता है जो एक अपना परसेप्शन बना के रखता है। अब राजा भैया की जेब में तो सारे वोट नहीं पड़े हैं, लेकिन उनका एक परसेप्शन है कि भाई राजा भैया है, बड़े आदमी है, जिस तरफ वो चले जाते हैं वोट उधर ही चला जाता है। कई सारे जाट नेता ऐसे है, कई सारे गुजर नेता हैं, कई सारे दूसरे समाज के ऐसे बड़े नेता होते हैं, माना जाता है कि ये जिस तरफ चले जाएंगे और जो एक परसेप्शन बन जाएगा उधर ही वोट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ठाकुर समाज में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि वो ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है और उनको मनाने के लिए या कोई उनके पक्ष में बोलने, पक्ष या विपक्ष बोलने के लिए कोई भी राजनेता तैयार नहीं है, चाहे वो ठाकुर समाज का नेता कांग्रेस में हो, चाहे वो ठाकुर समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी में हो, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरों को बहुत सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर ठाकुर हैं, और इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए? लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप जिस प्रकार से महिला अपमान की बात वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो टिकट कटने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो संजीव बालियान की बात कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बचती हुई नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो ठीक है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं और ठाकुरों का सम्मान भाजपा ने दिया, ये सब तो अब तक कही जाने वाली बातें थी। लेकिन अब तो जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो जमीन पर ये दिखाई दे रही है कि यूपी में बाबा लॉबी जो है वो गुजरात लॉबी से बाबा को बचाने के लिए लड़ रही है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, ये सारी चीजें साफ हो चुकी है कि दिल्ली और लखनऊ की भयंकर लड़ाई चल रही है, भयंकर तनाव है, और जिस तरह से बाबा को इग्नोर किया जा रहा है उसको भी आप इसको, ये जो ठाकुर समाज का विरोध हो रहा है, उनकी पंचायतें हो रही हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें जोड़ के देखना चाहिए जी। और ये मैसेज पहले से है कि अगर इस बार गुजरात लॉबी दिल्ली में मजबूत होती है तो अगली तलवार बाबा पे चलेगी। क्योंकि उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा, चाहे आप मध्य प्रदेश लीजिए, चाहे राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड पहले हुआ था और उसके बाद यूपी का नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं ठाकुर लॉबी समझती है इस चीज को और ये उसी का रिएक्शन है मेन जो चल रहा है, जो अभी बात खुल के नहीं आ रही है। और उस बात को खोलने का काम अपने एक मंच पे केजरीवाल ने किया। क्षत्रिय समाज और यूपी की बाबा लॉबी गुजरात लॉबी से वाकई बचा रही है बाबा को? बिल्कुल बचा रही है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है, असफल कोशिश कर रही है, उसमें सफल होती दिखती नहीं। जब तक आप बाबा को साथ में नहीं लेंगे तो कैसे आप 80 सीटें जीत लेंगे? आप 75 की बात कर रहे हैं, आप पुरानी रिपीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है वो योगी है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को वोट मिलता है तो उसका विशेष महत्व
योगी का है, क्योंकि योगी ने 2 परसेप्शन गढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, जो मैं हमेशा कहता हूं, बेहतर कानून व्यवस्था और उनका बेदाग चेहरा, इस पे योगी को वोट मिलता रहा है। और उनकी रिजीम में कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं होना, कोई बहुत उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आना, उनके कपड़े पहनने में कोई बदलाव नहीं आना, उनकी किसी कार्यशैली में बदलाव ना आना, जताता है कि वो गुजरात लॉबी से कहीं ना कहीं नंबर में आगे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात मानी जाती है कि जो उनके समर्थक करते हैं कि भाई अगर 26 लोकसभा सीटों के राज्य का 2 बार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम 80 सीटों के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम भी पीएम बन सकते हैं। दूसरा, इनका अनुभव बहुत ज्यादा है, ये तो सांसद भी 4 बार रह चुके हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो इनमें लोगों को कोई कमी दिखाई नहीं देती है और ये इससे उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ठाकुर लॉबी ये भी मान के चल रही है कि हम अगर बाबा का सपोर्ट करेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो बाबा मजबूती के साथ उभरेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में कमजोर होती है तो उसका फायदा आने वाले समय में बाबा को मिलेगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं लोग का ये भी कहना है कि इसमें आरएसएस का भी सहयोग है बाबा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आरएसएस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर उनको सबको साधना पड़ेगा और साधने के बाद फिर मुख्य पीएम का चेहरा कौन हो, इस पर डिस्कशन होगा ताकि सहमति बने। एनडीए का कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। एनडीए का कुनबा तभी बढ़ेगा जब सर्वमान्य चेहरा आपके पास होगा। अगर सर्वमान्य चेहरा नहीं होगा तो एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ पाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विचारक लोग हैं वो इस बात पे भी विचार कर रहे हैं। तो सर, अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से क्षत्रियों की नाराजगी के बीच में, हालांकि अमित शाह ने बहुत कोशिश की मैनेजमेंट करने की, पर वो कर नहीं पाए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, वो मैनेजमेंट कहीं ग्राउंड पर दिख नहीं रही है। उसी बीच मोदी जी की मंत्री अनुप्रिया पटेल अगर प्रवोक करने की भी कोशिश कर रही हैं, आग में घी जो डाल रही हैं कि वो खुले मंच से कह रही हैं कि कुंडा के स्वघोषित राजाओं को सबक सिखाने का मौका आ चुका है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये कितना नुकसान करेगा? देखिए प्रज्ञा, मुझे लगता है कि अमित शाह मान चुके हैं कि हम ये परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसको फिर बुरी तरह बिगाड़ दिया जाए। अच्छा, तो उन्होंने ही इनको इशारा किया है इस तरह के बयान देने का। नहीं तो जितना मैं उनको जानता हूं या जितना हम समझते हैं या लॉजिकली हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की उनकी हिम्मत है या वो सोच सकते हैं, क्योंकि उनको उस एरिया में राजनीति करनी, अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं। उस एरिया में उनको राजनीति करनी है, उस एरिया में उनको रहना है, तो इसलिए वो खुलेआम इस तरह की चुनौती दें और उससे उनको अपने लेवल पे कोई फायदा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। तो ये एक लार्ज स्केल पे इस तरह का मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपसे डरते नहीं है, घबराते नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक दिलवाया हुआ स्टेटमेंट है, ये उनका खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा मानना है। ये तो साफ तौर पर गेम बिगाड़ेगा ना, बिगड़ा हुआ गेम और बिगाड़ देगा। ये फायदा कैसे पहुंच जाएगा सर? ये मैसेज कैसे मोदी और शाह को फायदा पहुंच जाएगा या बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है? प्रज्ञा जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपको, कई जगह वो फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कई जगह वो खुद नुकसान करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसमें जिस प्रकार की तलखी है, तो कई जगह काम बन रहे हैं, कई जगह बिगड़ रहे हैं। तो एक अजीब रणनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अब इसका रिजल्ट क्या है, कि क्या सोच के वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी समझ से परे है। समझ से परे है, बिल्कुल बिल्कुल के सर। अच्छा, ये जो 5वां चरण आप देख रहे हैं, इन 5वें चरण में आपको क्या लग रहा है कि कितनी मजबूत दिख रही है आपको बीजेपी? देखिए प्रज्ञा, अगर 5वें चरण में देखें तो 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 13 सीटें, और एक रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास थी। इस बार जो 13 सीटों का किला भारतीय जनता पार्टी का है, वो किला बरकरार रहते हुए मुझे नहीं लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको संभालने में कई जगह मुझे नाकाम दिखाई दे रही है। उस पर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी नुकसान होते भी नजर आ रहा है और कई सीटें ऐसी हैं जहां कड़ी टक्कर है। कुछ अब अगर हम बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है फैजाबाद की, जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या पे अगर आप बात करें, ये होना चाहिए था कि राम मंदिर के मामले पे वो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस सीट को जीतने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है,
क्योंकि अखिलेश यादव ने जिसको टिकट दिया है, अवधेश प्रसाद को, वो वहां के बड़े कद्दावर नेता हैं, दलित नेता हैं, और उस सीट पे अगर हम देखेंगे दलितों की बहुतायत संख्या है, प्लस मुस्लिम अगर आपके साथ आ जाता है, प्लस वहां दलित आपके साथ आ जाता है, जिस प्रकार से संविधान के मामले पे, आरक्षण के मामले पे विमुख है भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा और दलित समाज, तो वो सपोर्ट करता है। तो इस ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपना किला बचाना मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी कई सारी सीटें हैं। फैजाबाद की अगर हम बात करें तो फैजाबाद में तो राम मंदिर का भयंकर लहर दिखना चाहिए, भयंकर प्रभाव दिखना चाहिए, लेकिन वो प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा। इसके पीछे कोई बड़ा कारण? देखिए प्रज्ञा, अगर हम बात करें, जितनी बात हमारे कई फैजाबाद के लोगों से हुई है, अयोध्या के लोगों से हुई है, उनका कहना ये है कि जितनी चर्चा अयोध्या के मंदिर को लेकर बाहर है, दूसरी जगहों पे है, देश के अन्य क्षेत्रों में है, उतनी चर्चा और उतना इसका उत्साह अयोध्या में दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या में जातिवाद पे चुनाव हो रहा है, जातिवाद पे वोट पड़ रहे हैं, मंदिर मुद्दा यहाँ धुंध पड़ गया है। तो मंदिर का मुद्दा धुंधला पड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने लग रहा है कि अति उत्साह में बहुत जल्दी मंदिर का उद्घाटन कर दिया, और जिस प्रकार से आपने देखा था कि तमाम साधु संतों के रिएक्शन उस दौरान आए थे, तो कहीं ना कहीं एक वो भी मैसेज दिया और उसने भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को किया। और आपने देखा कि बहुत ठंड में मंदिर का उद्घाटन किया गया था, और अब गर्मी इतनी आ चुकी है तो कई लोग भूल चुके हैं उस मामले को। जो बर्फ जमाई थी मोदी जी ने वहां, वो सब पिघल गई है, तो इतना असर उस चीज का मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। और आप खुद भी अगर देखेंगे, क्षेत्र में किसी से बात करोगे, तो मंदिर मुद्दे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है। चर्चा आज हो रही है अग्निवीर पे, चर्चा आज हो रही है बेरोजगारी पे, चर्चा आज हो रही है संविधान को बचाने की लड़ाई पे। तो वो मुद्दे सब पीछे रह गए हैं, मंदिर वाले मुद्दे। अब स्पेशल मुद्दे ये आ गए कि एक तो क्षेत्रीय चुनाव हो गया है, जैसे जातिवाद पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन सी कास्ट कौन सा भारी है, समीकरण की बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे डिस्कशन किया भी था कि हम जातिवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जातिवाद को हम फ्रंट पर ही लाना चाहते हैं और सब जातिवाद की बात करते हैं। और सियासत में बिना जातिवाद के ना कोई चुनाव लड़ा जा सकता, ना कोई प्रतिनिधि बनाया जा सकता किसी मंत्रिमंडल का या किसी भी आयोग का। तो जातिवाद के हिसाब से ही आप सारे समीकरण साधते हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है जातिवाद के हिसाब से मुझे होता दिख रहा है। और अंत में यही होगा कि मुद्दे जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं वो सब नगण्य हो गए हैं, और नए मुद्दे ये 2-3 आ गए धरातल के मुद्दे, उसी पे चुनाव होते हुए मुझे नजर आ रहा है। जी सर, एक चीज और है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया था कि मैं सनातन के लिए और देश के लिए 100 बार गद्दी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ये जो केजरीवाल ने कहा है ना कि मुझे हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से, मुझे कोई नहीं हटा सकता है, मैं नहीं हटने वाला कहीं। जिस तरीके से अमित शाह ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि मोदी को कोई नहीं हटा सकता, मोदी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो योगी आदित्यनाथ ने ये बात कह दी है कि चाहे मुझे सत्ता कुर्बान करनी पड़े तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सनातन के लिए, देश के लिए तो सत्ता कुर्बान, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको तो ये बोलना चाहिए था कि मैं रहूंगा मुख्यमंत्री, मुझे कौन हटा सकता है। देखिए, कई बार प्रज्ञा ये होता है कि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हैं तो आपको कई बार एक कदम पीछे हटना पड़ता है। अगर आप उस हिसाब से तैयार ना हो युद्ध के लिए और आप आगे बढ़ जाएं तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो योगी जी ने एक कदम पीछे खींचा है, और जैसा कि अभी हमने कहा कि कई बार उकसाने की कोशिश की जाती है। केजरीवाल ने जो ये अपने भाषण में कहा था, ये एक उकसाने वाली बात थी। तो इस पे अगले दिन सफाई आ गई अमित शाह की, अगर आपने देखा होगा। तो एकदम से सफाई आना और इधर से बाद में योगी का रिएक्शन देना, ये जताता है कि कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है। तो ये है तो, लेकिन इसमें क्या किया है कि योगी ने समझदारी दिखाते हुए एक कदम को पीछे लिया है, और वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है। इस मुद्दे पे समय आने पे वो अपना रिएक्शन भी देंगे और इसमें फैसला भी लेंगे, और तमाम चीजें भी आपको 4 तारीख के बाद दिखाई देंगे। योगी उस तरह के नेता नहीं है, या उस तरह का स्टाइल उनका नहीं रहा है कि वो पहले से तलवार घुमाते हुए चले, वो एकदम से झटका देते रहे। अगर आप 17 या उससे पहले की उनकी रणनीति के हिसाब से चलें, वो कभी भी दिखाते नहीं है, वो चुपचाप रहते हैं और चुपचाप बड़ा झटका देते हैं। आपको याद होगा कि कई 2017 में कई लोगों ने शेरवानी सिला ली थी, लेकिन ये बाबा का तो वही चोला था। और बाबा उस दौरान भी
जब चार्टर्ड प्लेन में कई लोग दिल्ली से गए थे तैयार होके, उनको लग रहा था कि उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, मनोज सिन्हा थे, बाकी सब लोग थे, और बाबा भी जब पीछे बैठ गए तो उन लोगों को ये लगा था कि बाबा हमारे साथ जो है जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और जब लखनऊ एयरपोर्ट पे वो बाहर निकल रहे तो बाबा को कोई नहीं पूछ रहा था, सब जय जयकार जो है केशव मौर्य और बाकी लोगों की कर रहे थे। लेकिन जब वहां मीटिंग में पहुंचे तब पता लगा कि बाबा सीएम होंगे। तो बाबा उस तरह की चीजें करते हैं जो मजबूत हों और सतह से लगी हुई चीजें हों, उसी पर बाबा निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं। बाबा हवा भाई या बहुत पहले वो हवा फैलाने की कोशिश नहीं करते, ये उनकी पुरानी रणनीति है अगर आप देखें। जी प्रज्ञा सर, लेकिन अमित शाह को चाणक्य कहते हैं और कहते हैं कि अमित शाह सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। देखिए, अमित शाह जी की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, योगी जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं साथ में खड़े हैं। अच्छा, अमित शाह अगर चाणक्य हैं तो फिर ये संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं केपी मलिक सर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी के लॉबी के नेता और योगी के लॉबी के नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी कमाल की बात कह दी है, एके शर्मा को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बता दिया है, और वो तो खैर मानते नहीं योगी जी को नेता, मोदी जी को नेता मानते हैं। तो ये जो तलवारें एकदम सिरे से खिंची हुई दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मतलब इस बार कुछ भी? देखिए, ये एक्चुअली कई जगह गलतफहमियां हैं और दिल्ली के कुछ नेतृत्व में कुछ लोग हैं जिनको गलतफहमी है, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को गलतफहमियां हैं। मैंने पहले ही कहा कि बाबा कभी भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देते कि लोगों को लगे बाबा चुपचाप बैठे हुए, और वो सही समय पे रिएक्शन भी देंगे और फैसला भी लेंगे। दिल्ली के जो आपको अमित शाह जी के चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य भी कई बार पहले एके शर्मा मोदी जी के करीबी हैं, बृजभूषण मोदी जी के करीबी हैं, वो उनको मुख्यमंत्री समझते हैं, लेकिन योगी जी को नेता नहीं मानते बृजभूषण जी। देखिए प्रज्ञा जी, जो अमित शाह जी के और मोदी जी के बहुत करीबी लोग हैं, उनकी उत्तर प्रदेश में लंबी फेहरिस्त है। चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी करीबी हैं, जो अभी डीजीपी हैं वो भी उनके करीबी हैं, जो डिप्टी सीएम है वो भी उनके करीबी हैं, कई मंत्री उनके करीबी हैं। तो ये जो मंत्री हैं, ये जो संतरी हैं, इन सबका आने वाले समय में पता लग जाएगा 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद ही असली रण होगा और उसी में डिसाइड होगा कि क्या होना है। इसीलिए योगी जी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही कि एके शर्मा उनके लिए मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ अरविंद केजरीवाल वाली बात एकदम सबूत के तौर पर दिखाई दे रही है कि मोदी के मंत्री तो चाहते ही नहीं है, मोदी के खास लोग की योगी आदित्यनाथ रहे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 मई जीत के 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ का सफाया हो जाएगा, उनको रास्ते से हटा देंगे। सर, ये तो मोहर लगा रही बात। नहीं प्रज्ञा, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। लेकिन केजरीवाल इस बात को बाहर ले आए हैं। पहले ये बात अंदर थी, छुपी हुई थी, और वो इस बात को बाहर लेके आ गए हैं और ये पब्लिक डोमेन में बात हो गई है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, ये तो इतिहास है। आपको कई राज्य ऐसे हैं जहां पे चीजें हुई है, कोई ये बड़ी अनोखी बात भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में नहीं है। लेकिन ये आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हुआ है। 2004 में दिल्ली की परिस्थिति क्या रहती है वो तय करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में मजबूत सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी की 350, 400, 450 सीटें आती हैं, तो योगी जी खुद ही हट जाएंगे। फिर वो क्यों लड़ेंगे? उनको पता है भाई मुझे हटाना है, तो खुद ही हट जाएंगे। या अगर उससे नीचे 200, 225 सीट भारतीय जनता पार्टी की रहती हैं और मिलीजुली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो फिर क्यों हटेंगे योगी जी? और किसकी ताकत है उनको हटाने की? तो इसलिए योगी जी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, परिणाम आ जाए उसके बाद डिसीजन होगा। अभी तो जो हल्के लोग हैं मतलब वही खाली बोल रहे हैं कि यूपी में योगी के बिना भाजपा को सत्ता नहीं मिलने वाली, चाहे जितने चाणक्य आ जाएं। मोदी को देखिए प्रज्ञा जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कुएं वाला। ये शेर कुएं में आ गया है, उसको 80 डंडों की सीढ़ी चाहिए ताकि उसको बाहर निकले, और बाबा 40 से ज्यादा सीढ़ी डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है कि मैंने अगर इसको बचा तो मैं लूंगा, लेकिन ये बचते ही मुझे खाएगा। तो वो परिस्थितियां बाबा को भी दिखाई दे रही हैं, और वो परिस्थितियां
इनको भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप चाणक्य की बात करते तो चाणक्य तब होते अगर वो बाबा को साध लेते और बाबा से सारा काम करवाते और बाबा का यूज और प्रयोग करके और उनके थ्रू मजबूती हासिल करके उत्तर प्रदेश में बाद में उनको हटा देते, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बाबा सहयोग नहीं कर रहे हैं या वो सहयोग नहीं करवा रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि वो बाबा का सहयोग नहीं लेना चाहते, क्या पता बाबा ही सहयोग ना देना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि बाबा को भी कहीं न पीछे से कहीं ना कहीं खुराक मिल रही है, पेट्रोल पीछे से मिल रहा है, तभी तो बाबा इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं। बाबा के कंधे में भी तो कहीं ना कहीं हाथ है ना। तो इसलिए ये कहना कि चाणक्य ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद ना कर पा रहे हो सकता है बाबा ही ना सहयोग कर रहे हैं। जी, आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ, बड़े मजेदार जी। ट्वीट करते हैं आप। फिर से मैं आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ। केजरीवाल के सीएम योगी को हटाने की बात से उत्तर प्रदेश में योगी के समर्थकों में खासी नाराजगी है, लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई ऐसी चाल चल रहा है जो मुख्यमंत्री योगी को निपटाए तो बाबा ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींचते हुए रणनीति को तेज धार देनी शुरू कर दी है। अगर दिल्ली योगी की मदद नहीं लेती तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 30 सीटों के आसपास ही न सिमट जाए। ये योगी ही है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपने 7 साल की बेदाग चेहरे के बलबूते पर भाजपा को सीटों के लिहाज से इस सबसे बड़े प्रदेश में बहुमत दिला सकते हैं। तो ये जो बात आपने लिखी है कि मुख्यमंत्री, लेकिन उनका मानना है कि अगर कोई ऐसी चाल चल रहा है जो मुख्यमंत्री योगी को निपटाए तो बाबा ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींचते हुए रणनीति को तेज धार देनी शुरू कर दी है। तो ये लक्ष्मण रेखा कौन सी है, इसको थोड़ा एनालिसिस इसका कीजिए, आप साफ कीजिए। लक्ष्मण रेखा यही है कि 80 सीटें नहीं देनी है, आधी देनी है। भाई देखिए, अगर आप भूखे हैं और अगर आपको 2 घंटे खाना नहीं मिलेगा, आप मर जाएंगे, तो आपको हमें 2 रोटी नहीं देनी, 1 रोटी दे दी कि आपका पेट तो भर गया, लेकिन आप में वो ताकत या स्फूर्ति उस तरह से नहीं आई। जैसे हम सहारा में जिक्र करते थे कि सहारा इतनी सैलरी देता है कि पेट आपका भरेगा नहीं और भूखे आप मरोगे नहीं, तो इसलिए सारा जीवन सहारा में नौकरी करते रहो। तो बाबा इतना दे रहे हैं कि आपको डूबो नहीं आप, लेकिन बाहर आके मुझे खा भी ना सको, इतनी लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी है कि यहां तक आप आ सकते हो, इससे आगे आप नहीं आ सकते, क्योंकि उनको अपना खतरा दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए उन्होंने ये लक्ष्मण रेखा खींची है और यही रणनीति भी और तेज कर दी है। अब ये बताइए सर, आखिरी सवाल, 5वें चरण में ये जो 14 सीटें हैं, कितनी सीटें देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, मैं अगर जो सीटें हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि 2 सीटों पे बहुत पेचीदा मामला हो गया है ये राजा भैया के चक्कर में, और जो हॉट सीटें बन गई हैं आपकी कौशाम्बी, क्योंकि यहाँ पे कुंडा विधानसभा उनकी आती है, और दूसरी सीट है बादा की जो चित्रकूट का एरिया है आपका। यहाँ पे राजा भैया का अच्छा खासा असर है। तो मुझे लगता है कि इस बार मोदी फैक्टर यहाँ पे नहीं चल रहा है, जातीय आधार पे चुनाव हो रहा है। और आपको याद रखना होगा, जो बादा की सीट है ये भाजपा ने पिछली बार सिर्फ 50,000 से जीती थी। तो इसको आपको बरकरार रखने के लिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। और आपको एक और ध्यान रखना चाहिए, जो पूर्व मंत्री बसपा के थे बाबूलाल कुशवाहा, उनका भी अच्छा खासा क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने बड़ा काम किया है। तो उन्होंने भी 2 दिन पहले यहाँ रैली करके कहा है कि बसपा को वोट देकर अपने वोटों को जाया ना करें मतदाता, लिहाजा वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें, जिताएं और अपना संविधान बचाएं। तो जब इस तरह की अपील कोई बड़ा नेता करता है तो मुझे लगता है कि लोग उधर मूव करते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रज्ञा बात करेंगे कौशाम्बी सीट की, तो यहाँ पे भी राजा भैया का अच्छा खासा असर है। यहाँ पे भी विनोद सोनकर जो है पिछली बार सिर्फ 35,000 वोटों से जीते थे। तो 35,000 वोटों से आप 2019 मोदी लहर में जीत रहे हैं, तो इस बार तो माहौल बहुत पक्ष में है नहीं। तो ये कुछ सीटें ऐसी मुझे दिखाई दे रही है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा फैजाबाद सीट पे हमने जिक्र कर ही दिया है। केसरगंज की सीट है जहां पे ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह लड़ रहे हैं। तो वो भी एक इस तरह की सीट है कि किसान वहां पे उनसे नाराज हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि साइलेंट वोटर वहां पे ज्यादा हैं, जो ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से वहां दबदबा ब्रजभूषण सिंह का है, जिस तरह इनकी वहां पे सारी चीजें चलती है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, उससे मुझे लगता नहीं है कि ये चुनाव हारेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी के उसकी बात नहीं करते, ये अपने बलबूते पर चुनाव जीतते हारते रहे हैं। तो मोटा मोटी मेरा मानना यह है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी होता है, कड़ी टक्कर भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रज्ञा बात करें, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण सीटें और हैं, रायबरेली है, अमेठी है। तो रायबरेली अमेठी पे पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से एक माहौल बना है, तो उससे लगता है कि कांग्रेस ये दोनों सीटें जीत सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले जिक्र किया कि राजपूत समाज लगातार विरोध कर रहा है अमेठी पे, और उनके खिलाफ पंचायतें भी हुई हैं, शपथ भी ली गई है, और लोगों में भी एक उनके खिलाफ आक्रोश है इस बात को लेकर। उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, सिलेंडर मिलेगा, तो वो लोगों में है नहीं। और कुछ लोगों से अगर हमारी बात होती तो उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी को हरा के वो अपने आप को कुछ थोड़ा सा ये महसूस कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारते हुए वो इस बार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे स्मृति ईरानी के लिए भी सीट बचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। और रायबरेली की सीट पे तो मैं बहुत ज्यादा, आप देख ही रहे हैं, वहां तो एक ऐसा माहौल बना है, वहां तो कोई दिक्कत मुझे कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 सीट बचाना मुझे बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को 5-6 सीटों पर मुझे नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, बाकियों पर कड़ी टक्कर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। नमस्कार।